लास्ट टाइम आपको बेटा शीट वाला डेरिवेशन करा दिया था, जिसमें आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट। तो बच्चे शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कल हम प्रूफ कर चुके हैं। आप जानते हो शीट की जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम रहता है, नो चेंज। कल मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, पॉजिटिव चार्ज शीट या नेगेटिवली चार्ज शीट, कोई सी भी शीट हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है, E = सिग्मा अपॉन 2ε0। ओके, बस अंतर क्या है, माइनस वाली शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। ये कल डिस्कस कर चुके हैं हम। अब इसके बाद मैं अब आपको इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। याद हो कल मैंने आपको एक नोट में क्वेश्चन ही कराया था, जो कल मैंने आपको, एक मिनट, कुछ बच्चे एडिट हो रहे हैं है ना, तो मैं एक मिनट इन्हें एंटर कर लूँ। दीपांशी है और फिर 00, ये 00 कौन है, नाम के द्वारा एंटर नहीं होते। ओके, एक मिनट वेट करो बस, अब ये बच्चे एंटर हो रहे कुछ, सही है। चलो अब आते रहेंगे और बच्चे। हाँ लिसन, मैं अभी क्या कहा था, मैं आपसे कह रहा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी शीट के लिए पढ़ा था। मैंने कल आपको एक नोट बताया था जिसमें दो शीट के बीच में, दो शीट, एक बेटा पॉजिटिवली चार्ज शीट और दूसरी नेगेटिवली चार्ज शीट। ओके, तो दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करा था। तो ये P आप जो पॉइंट देख रहे हो वो इनसाइड द शीट है, क्लियर। एक पॉइंट यहां पे हमने दिया था P', ये आउटसाइड द शीट है। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट या इनसाइड द प्लेट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट एंड आउटसाइड द प्लेट। जब आपको ये दोनों शीटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चे सेम दे रखी हो, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कैसी दे रखी है, दोनों शीट की सेम, एक पर है प्लस और दूसरे पर है माइनस, तब हमने इस पे बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला, बेटा प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस आप सब जानते हो बाहर की तरफ जाती है, माइनस की वजह से अंदर की तरफ आती है। तो ये टॉपिक हम कल कर चुके हैं, तो जिसमें इनसाइड द शीट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो गया था, तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0, दोनों जोड़ देना, सिग्मा अपॉन ε0 आ गया था। मैंने एक चीज समझाई थी, यहां पर माइनस वाली प्लेट की वजह से यहां E2 बच्चे माइनस में मत लेना, कल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं। वेक्टर क्वांटिटी में, नमस्ते बच्चे, नमस्ते विपिन, ओके, वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज का साइन नहीं लेते, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। इसीलिए बच्चे प्लस वाली शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस वाली शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम रहेंगे। E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देना। और ये प्लस क्यों हुए थे, बिकॉज E1 E2 सेम डायरेक्शन में था, ये कल कर चुके हैं हम बच्चे। आउटसाइड वाले पॉइंट पे याद है कल हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रूफ करके निकाला था, 0। ये टॉपिक कल हो चुका था। ओके, जो टॉपिक लास्ट में होते हैं वो हमें पता होना जरूरी है, हमने कल एक दिन पहले क्या पढ़ा है। चलिए इसके बाद इसी के अंदर एक नोट और है, मैं अगला नोट आपको बताता हूं। ये टॉपिक तो हम कल तक कर चुके हैं बच्चे। सेकंड नोट में अगर दोनों शीट पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर दोनों ही शीट बच्चे पॉजिटिवली चार्ज हो, तब उस केस में आपको दोनों शीटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट दे दी जाए। देख सकते हो दो शीट आपके सामने है, पैरेलल शीट्स, ओके, दोनों पैरेलल शीट्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ओके, बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट। इसकी सिग्मा 1 है और दूसरी वाली शीट की बच्चे सिग्मा 2 है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। तब आपसे कहेगा प्लेटों के बीच में और प्लेटों के बाहर, ये पॉइंट मैं ले रहा हूं बच्चे P और P', P पॉइंट कहलाएगा बिटवीन द प्लेट्स या इनसाइड द प्लेट, और P' पॉइंट कहलाएगा आउटसाइड द प्लेट। तो क्वेश्चन है इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों जल्दी से P पे आप मुझे बताओ, पहली वाली प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगा, तो ये आप जानते हो
पहली वाली प्लेट जो आप देख रहे हो जिसका सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? दूर की तरफ जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से बेटा बाहर की तरफ जाता है। सेम अब आप ये वाली प्लस सेकंड वाली प्लेट आप पकड़ लेना। अब पहली वाली प्लेट को मत देखो, सेकंड वाली प्लेट को देखो, सिग्मा 2 जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये सेकंड वाली प्लेट की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो बच्चे बाहर की तरफ ही जाएगा, E2। तो ये वाली प्लेट जो प्लस वाली है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दूर की तरफ जाएगा। अल्टीमेटली जो पी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पी पॉइंट जो इनसाइड द प्लेट है, तो बच्चे इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनसाइड द प्लेट बच्चे, इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे वो माइनस होगा। और माइनस क्यों होगा? सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्लस ये दोनों प्लेटों के बीच में जो पी पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। सबको क्लियर हो गया? एक छोटा सा फिनोमिना लगाना है बस, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर जाती है। बस ये वाली बात अगर आपको पता है, अपने आप इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। तो बच्चों ये अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली कंडीशन आ चुकी है। बेटा E1 आप जानते हो प्लस चार्ज प्लेट के लिए भी सिग्मा अपॉन सिग्मा 1। एक बात दोबारा बोलूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पहली वाली प्लेट की सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, माइनस का सिंबल क्यों आया है? क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यहां आपके पास बेटा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। यहां से अब आप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फाइनली आपके पास अब ये आंसर आ चुका है। तो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज में पूछे आते हैं। इफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, then find out the electric field inside and outside the plates. Clear? तो सिंपल सी बात है बच्चे। अब यहां पे आपने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, अब आउटसाइड वाले पॉइंट पर आ जाओ। चलो तो सेकंड केस में हम लेने वाले हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर आप खुद देखिए P डैश। अब अपना दिमाग लगाओ बेटा, P डैश पॉइंट जो आप देख रहे हो, पहली वाली प्लेट जिसपे सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर की तरफ ही तो जाएगा, क्योंकि प्लस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जाती हैं। सिमिलर फॉर सिग्मा 2 प्लेट, सेकंड वाली प्लेट के लिए भी P डैश पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि प्लस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही जाता है। तो आप खुद देख सकते हो E1 E2 आउटसाइड द प्लेट सेम डायरेक्शन में है, तो बच्चे इसका मतलब E1 E2 ये ऐड होगा, प्लस हो जाएगा। तो आउटसाइड द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद देखिए ये ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2। ओके, तो मेन हमें यहां पता होना जरूरी है कि प्लस कब हो रहा है, माइनस कब हो रहा है। तो अब आपने E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो E1 आप जानते ही हो, कोई भी प्लेट हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है हमें क्वेश्चन में, इसलिए सिग्मा 1 रखा है। और सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू बच्चे आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोलेगा क्वेश्चन के अंदर। याद है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों प्लेटों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलर ले रखी थी, इक्वल ले रखी थी, इसीलिए वहां पर सिग्मा मैंने यूज किया था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं लिया था। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहां पर भी प्लस हो गया, यहां पर आप जानते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर बचा बच्चों सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अब कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो यहां आपने ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड द प्लेट कैलकुलेट करना सीखा। बहुत ईजी है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, 1 मार्क्स में पूछे आते हैं ये। क्लियर? तो हमें ये टॉपिक पता होना जरूरी है। तो अभी तक हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा।
डेरिवेशन पढ़ा और उसके कुछ 2 नोट्स पढ़े। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की। तो देखो, मैं आपको हर टॉपिक के बाद उन पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आपके नोट्स भी परफेक्ट नोट्स बने रहेंगे। कोई भी आप टॉपिक, 1 मिनट, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, 1 मिनट लूँगा बस, वेटिंग पे हैं। आजकल दोबारा ऐड हो रही है क्या? ओके, अभी आ रहे हैं बच्चे। ओके, ओके, मैं अभी दोबारा बात रिपीट करता हूँ। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे शीट के लिए कराया और उसके कुछ 2 नोट बताए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल, आपको जो भी टॉपिक कराया जा रहा है उस पर रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी हाथों हाथ कराता हुआ चल रहा हूँ, तो जिससे आपको कोई भी डेरिवेशन अगर आए या उस पर न्यूमेरिकल आए तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि बोर्ड में ये जरूरी नहीं है कि सीधा डेरिवेशन आए एग्जाम में, डेरिवेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। और किस टाइप के आते हैं, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स नोट्स में आपको मैं कराता चल रहा हूँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 शीट वाला, आपको एक शीट गिवन है। ये जो आपके पास शीट दे रखी है, ये शीट आपके पास इससे एक 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वायर भी गिवन है, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स, वाई, जेड आप जो देख रहे हो, ये 3 पॉइंट्स हैं जो वायर के ऊपर लिए गए हैं। और वायर से कुछ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ये शीट है। तो साफ जाहिर है बेटा, शीट और वायर के बीच के डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। ओके, तब आपको इस शीट का एरिया भी गिवन होगा और आपको इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी देगा। तो क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, ये जो शीट है पॉजिटिवली चार्ज शीट है, इसकी बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। ओके, 2 × 10 की पावर 17, 2 × 10 की पावर 17 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पॉजिटिवली चार्ज शीट की हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी भी गिवन है और वायर भी आपको गिवन है। ये जो शीट दे रखी है बच्चे, इसकी हमें साइड भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। और ये शीट एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर की शेप की शीट है, तो ऑब्वियस है इसकी ये वाली साइड भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर रिपीट करूंगा क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। अब ये जो शीट आपके सामने है पॉजिटिवली चार्ज शीट, इसके जस्ट पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे की तरफ एक पॉइंट ए है। अब आपसे ये जो ए पॉइंट दिया हुआ है बेटा, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। ओके, तो अब तक का ये डायग्राम जो है, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा पेपर में, मैं अब आपको रिपीट करके बता देता हूं। तो क्वेश्चन है बच्चे, गिवन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 × 10 की पावर 17 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? देन फाइंड आउट द, फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है, देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए। पहले ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, पहले बेटा ए पर। अरे बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछा गया? ए पॉइंट पर पूछा गया पहले, इधर। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, दिस ए पॉइंट इज 5 mm, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि ये 5 mm था, ज्यादा दूर नहीं है, 5 mm डिस्टेंस अपार्ट। दिस पॉइंट ए इज 5 mm डिस्टेंस अपार्ट। क्लियर? तो ए पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछने के लिए कहा गया है। फिर सेकंड पे आते हैं, चलिए। सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है, वायर एक्स वाई जेड पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगी। मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, वायर जो आप देख रहे हो एक्स वाई जेड, अब आपसे कहा गया है एक्स या वाई या फिर जेड में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। तो ये सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया है। क्लियर? तो चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट को आप सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले आंसर,
में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, पॉजिटिव शीट हो या नेगेटिव शीट हो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमें पता कैसे चला ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमें प्लस में दे रखी है, इससे पता चला ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। क्लियर, ये डायग्राम मिलेगा पेपर में आपको। यहां पर अब आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। अब आपने शीट की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक बात बताइए, शीट से ये ए पॉइंट 5 mm की डिस्टेंस पर है, 5 mm के डिस्टेंस पर है। अब आप ये बताओ, कोई भी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो पूरी शीट के चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में बेटा डिस्टेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके चारों तरफ वो यूनिफॉर्म होता है। आई बात समझ में? तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो बच्चे 5 mm पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द शीट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो चलिए 5 mm का सीधी बात कोई रोल नहीं है, 5 mm तो एवं दे रखा आपको। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कैलकुलेट करो बेटा। सिग्मा हमें दे रखा क्वेश्चन में 2 × 10⁻17 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, सब बच्चे जानते हैं 8.854 × 10⁻12। क्लियर बेटा, इसे सॉल्व करना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके आपका आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो देखो 2 से ये 2 कट जाएगा और आप इसे सॉल्व करना, यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैलकुलेट होकर आया, ये बच्चे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कौन से वाले पॉइंट पर होगा? वाई पर। ध्यान से देखो, शीट की वजह से याद है दोनों तरफ गॉसियन सरफेस सिलेंडर की शेप का बनता था, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर है बेटा वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड में से किस पॉइंट पर होगा? वो वाई पॉइंट पर होगा। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, जो सेकंड वाला पॉइंट था जिसमें पूछा गया था, बताइए वायर के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है? तो आप क्या बोलना? एट वाई, बस ये आंसर है, दैट्स इट। अगर और लिखना चाहते हो तो एक लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई पॉइंट रिमेन सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ये वाली बात लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। तो फाइनली कितना आसान क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते चलना। तो इसे सॉल्व और कर लेना, सॉल्व करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो न्यूटन पर कूलाम में होगा। क्लियर, न्यूटन पर कूलाम में होगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस पे, इसमें अगला न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। आसान न्यूमेरिकल है, कोई टफ नहीं है। मेन चीज मैंने आपको सिखाई है, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल हम करते हैं तो पहले कंडीशंस देखो क्या क्या गिवन है, और फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है। जो चीज पूछी गई है उसका फॉर्मूला सोचो क्या होता है, देन उसके बाद उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर, दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक मिनट जरा। ओके, मैंने आपको बच्चों एक क्वेश्चन कराया, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपको एक पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट दे रखी होगी। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज शीट के आपके पास चार्ज वैल्यू दे रखी होगी। क्लियर, एंड देन फिर उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके निकालनी होगी। सही है। तो अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1 मिनट में जाना है यार, पीछे ये रहा स्क्रीन, ये पर्दा हिल रहा है, मैं पर्दा सही कर दूं यार। ओके, देखो आपको बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है।
ये पॉजिटिवली चार्ज जो शीट आपको गिवन है, इस पॉजिटिवली चार्ज शीट पर सबसे पहले अभी हम एक पार्टिकल ले रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज शीट में पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं और इन पॉजिटिव चार्ज का अपना खुद का मास भी गिवन है। ओके, तो ये आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज शीट आपको गिवन है बच्चे, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास आपको दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। तो ये आपके पास किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास गिवन है। तब आपसे कहा गया है ये चार्ज पार्टिकल, ये जो आपके पास शीट है, इसकी अपनी खुद की चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो शीट की आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। तब आपसे कह रहा है what charge should be given to the particle, okay, so that it release does not to fall। तो what charge means आपसे बच्चे Q की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में कि शीट के ऊपर वो चार्ज कितना है कि जब इसे फ्रीली छोड़ दिया जाए चार्ज को, ये हवा में ही लटका रहे, ये ना ऊपर जाए या ना नीचे आए। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज शीट की ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बताओ। तो Q आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आपको मैं फिर रिपीट करूंगा बच्चे, ये जो शीट आपको गिवन है, अभी शीट के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो आपस में इक्वल होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में अपना खुद का मास था, और जब किसी बॉडी में बच्चे मास होता है तो उसमें वेट भी होता है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का अपना खुद का वेट कितना है, mg। अब आप जानते ही हो mg वेट की वजह से चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। इन्हें बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और ऊपर की तरफ लगेगा, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा। ओके, तो ऊपर की तरफ ये फोर्स जो लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस शीट के ऊपर चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो यही आपका क्वेश्चन था। अब मैं फिर रिपीट करूंगा, क्वेश्चन क्या है। A particle of mass 9 into 10⁻⁵ gram is kept over a sheet. Okay, is kept over a positively charged sheet. Have surface charge density 5 into 10⁻⁵ coulomb per meter square. So what charge should be given to the sheet then so that the particle remains in equilibrium condition in air? क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको ये क्वेश्चन जब मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग बच्चे वैल्यूज लिखते चले जाना। एक छोटा सा डायग्राम और ड्रॉ कर लेना, आसानी हो जाएगी मैं क्वेश्चन करने में। अब देखिए आंसर। तो देखो, अब ये जो शीट आपको दे रखी है, इस पे चार्ज पार्टिकल अभी एयर में लटके हुए हैं, हवा में लटके हुए हैं, इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल आपस में इक्वल हैं। तो Fe बच्चे mg के इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आप जानते हो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो बच्चों उस पर एक फोर्स और लगता है, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स QE। याद आ गया वाला फॉर्मूला? जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पर एक और फोर्स लगता है बच्चे QE। तो यहाँ पे इस Fe फोर्स का जो फॉर्मूला है वो QE और होगा, which is equal to mg। okay, which is equal to mg। अब आप मुझे बताइए, यहां आपको क्वेश्चन में एक शीट दे रखी है और शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको शीट का पुट करना होगा। तो बच्चे शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0। काफी आसान है, अभी अभी आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला σ/2ε0 होता है। पुट कर दिया, इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू mg। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास Q को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू गिवन है। बस वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, बेटा Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q ही तो आपसे पूछा है, चार्ज पार्टिकल ऑन अ शीट। तो जल्दी से अब इसकी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू mg इंटू 2ε0 अपॉन सिग्मा। ओके,
हमें m की वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितनी है 9 इंटू 10⁻⁵। जी आप इसके अंदर 10 ले सकते हो, अगर आपको 10 ना दे रखो तो 9.8 ले लेना। ओके, वैसे मैं 10 लेके चल रहा हूँ, 10 लेके चल रहा हूँ जी की वैल्यू को, ग्रेविटी, फिर इंटू 2 इंटू बेटा एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 8.854 इंटू 10⁻12 होता है, 8.854 इंटू 10⁻12 अपॉन, अब रखेंगे सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5 इंटू 10⁻5। इज इट क्लियर? अब आप इस पूरी वैल्यू को बेटा कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके हमारे पास फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। देख सकते हो 5 से ये कटा, ये 2 आ गया, और ये 10⁻5 ऊपर जाएगा और ये कट गया, देखो 10⁻5 से 10⁻5 कट गया। ओके, बस आपको 9 2 सा 18, 18 2 सा 36, बेटा 36 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना 8.854 इंटू 10⁻12 में, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा कूलम में। तो मेन चीज हमें क्वेश्चन का करने का तरीका सीखना है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आपको ही देने हैं। तो कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको केवल और केवल बच्चों पता होना चाहिए। हाँ, एक बच्चे ने कैलकुलेट भी करके बताया, वेरी गुड, सही है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपको देना है। मैं भी कर दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास का टाइम ही ज़ाहिर होगा। तो कैलकुलेशन आप खुद करना, मेन आपको सीखना क्या है बेटा, मेथड सीखना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कैसे, शुरुआत कैसे करें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो शुरुआत वही है कि आप पहले पढ़ो जो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना के क्या वैल्यू लिखो उसकी, और जो पूछा गया है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर जो पूछा जा रहा है उसको फॉर्मूला सोचो, क्लियर। और जो आपको गिवन है शीट, तो शीट का फॉर्मूला क्या है बेटा, फिर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो अब तक हमने 4 क्वेश्चन कह सकते हो, 2 तो नोट कराए और 2 न्यूमेरिकल करे हैं शीट के ऊपर। ओके, तो काफी आसान क्वेश्चंस हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट डेरिवेशन कराने वाला हूं, विच इज अ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, लास्ट टॉपिक ऑफ गॉस थ्योरम, फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स एंड देन चैप्टर फिनिश। बच्चों मैं अब बता रहा हूँ, अगले 2 या 3 मिनट बाद टाइम आउट हो जाएगा, सारे बच्चे दोबारा से कनेक्ट हो जाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टाइम आउट हो जाएगा तो दोबारा बच्चे सारे के सारे कनेक्ट हो जाए। मैं 1 मिनट देख लूँ कौन कौन है। ओके ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे दोबारा कनेक्ट हो जाना, टाइम आउट हो जाएगा 4-5 मिनट में। बड़ा डेरिवेशन है थोड़ा, आज पूरा कंप्लीट करेंगे इस डेरिवेशन को। हाँ, नेक्स्ट है बच्चे थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ओके बच्चों, ये थिन स्फीयर होता है, क्वेश्चन में थिन स्फीयर भी लिखा मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो अब हम स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रूफ करने वाले हैं। तो आपको इसके अंदर बच्चों एक स्फीयर दिया हुआ है विच इज टोटली पॉजिटिवली चार्ज, इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। एक स्फीयर आपको दिया हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और उस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। जैसे मानो कोई लोहे की गेंद है और आपने उसे करंट का तार टच कर दिया, तो सीधी बात है लोहे की गेंद के चारों तरफ करंट फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा, और यूनिफॉर्मली होगा। कहीं भी आप लोहे की गेंद को टच करो, ऊपर करो या उसके नीचे टच करोगे, एक ही झटका लगेगा 220 वोल्ट का। ओके, तो इक्वल चार्ज हमेशा किसी भी मेटल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ऐसे एज्यूम होता है जैसे मानो कहां पर रखा है, सेंटर पर। आई बात समझ में? अब आपको मैंने एक बात सिखाई थी, जब भी कोई एक्चुअल बॉडी पर चार्ज होता है तो बच्चे उसके चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल सरफेस बन जाता है जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो यहां अब आपके पास स्फीयर के चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल सरफेस बन चुका है।
ये हाइपोथेटिकल सरफेस जो आप देख रहे हो ये इमेजिनरी होता है, एक्चुअल नहीं होता, ये इनविजिबल होता है, ये इनविजिबल होता है। इसकी आप प्रेजेंस एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, बट आंखों से ये हाइपोथेटिकल सरफेस नजर नहीं आता। तो ये जो आपके पास हाइपोथेटिकल सरफेस है बच्चे, इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है। अब आपने करना क्या है, 3 स्टेप में डेरिवेशन करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऑन द स्फीयर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर। एक्चुअल स्फीयर ये वाला है जिस पर प्लस चार्ज है, तो यही आपका डेरिवेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो बनाया है बच्चे, इसके बारे में 2 शब्द आप एक्सप्लेन कर देना। ओके, तो आपने क्या करोगे, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R having surface charge density sigma, clear, and a hypothetical surface, relate join हो रहे हैं बच्चे, a hypothetical surface of radius small r is a Gaussian surface। इतनी थ्योरी आप लिख देना, इनफ है। अब करते हैं डेरिवेशन। बेटा डेरिवेशन अभी मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से इंडिकेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर में आपने करना क्या है बेटा, आउटसाइड वाले स्फीयर पे सबसे पहले एक स्मॉल एरिया dl ऐड कर लेना है, क्योंकि आप पीछे जितने भी डेरिवेशन गॉस थ्योरम में करते आए हो, हमेशा हम गॉसियन सरफेस पर स्मॉल एलिमेंट लेट करते हैं। ये स्मॉल एलिमेंट एरिया होता है, एरिया। तो dA इज अ स्मॉल एरिया, ओके, या स्मॉल डेरिवेटिव पार्ट ऑफ एरिया। अब आप जानते हो ये तो मैग्नीट्यूड है dA, जिस पर प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ की तरफ जा रही हैं, सब बाहर की तरफ जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर देखोगे इस गॉसियन सरफेस पे लिए गए स्मॉल एरिया पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ क्यों जा रही है बेटा, प्लस वाले स्फीयर की वजह से, क्योंकि सब जानते हैं प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ जाती है। दूसरी बात, ये जो आपने एरिया लिया हुआ है dA, ये एक मैग्नीट्यूड है। अगर आप इस स्मॉल एरिया के ऊपर बेटा नॉर्मल डाल दो तो वो नॉर्मल एरिया वेक्टर को इंडिकेट करेगा, और सब बच्चे जानते हैं एरिया वेक्टर सेम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन नॉर्मल डाली जाती है। तो ध्यान से देखो, आउटसाइड द स्फीयर आप देख सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और dA वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये अब आप आउटसाइड द स्फीयर की कंडीशन लेकर चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, स्मॉल फ्लक्स से। तो अब आप क्या करना है यहाँ पर, स्मॉल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, स्मॉल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कौन सा सरफेस, जो आपने ये लिया हुआ है स्मॉल वाला, तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, क्योंकि आप जानते छोटा सा सरफेस बेटा छोटा सा ही तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। फिर बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो d फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, क्लियर। अब आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो E dA नीचे लिख दो, E dA cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी कितनी ले लेना, 0 ले लेना, क्योंकि E और dA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो cos 0 होता है 1। तो आपके पास ये स्मॉल फ्लक्स आ चुका है E इंटू dA। सब बच्चे जानते हैं टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करा जाता है, तो अब क्या करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, जिसे हम टोटल फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बच्चों टोटल फ्लक्स लिख रहा हूं। अभी हमने स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया था, तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू dA। ये स्मॉल फ्लक्स ऑलरेडी कई बार हम कर चुके हैं। इसमें अब आपने करना क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, जिसे कहेंगे हम टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए बच्चे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ डी फाई का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो फाई बन जाएगा। इधर इंटीग्रेशन केवल और केवल dA के पास जाएगा, क्योंकि जिसके पास डिफरेंशियल होता है, जहां डिफरेंशियल होता है उसी का ही इंटीग्रेशन होता है।
क्योंकि बच्चे इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव होता है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव पे ही लगाया जाता है। ओके, तो अब यहां से हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इसे ऊपर लिख देता हूं। तो यहां पर अब आपके पास बेटा टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए। सबसे पहले बताइए ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किस चीज का एरिया है, छोटे वाले स्फीयर का या बड़े वाले स्फीयर का? बड़े वाले का, क्योंकि बच्चे बड़े वाले पे ही तो स्मॉल एरिया, अरे कौन है ये, कौन डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? स्मॉल एरिया डी ए आपने बड़े वाले स्फीयर पे लिया है, तो बच्चे ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए भी बड़े वाले स्फीयर का एरिया होगा, जो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि आप सबको पता है स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां वाले स्टेप पे अब आप जानते हो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये थर्ड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का ही तो एप्लीकेशन है। तो ये गॉस थ्योरम का अब एप्लीकेशन अप्लाई करो, तो यहां लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम। सब बच्चे जानते हैं गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, ये अब स्फीयर ये हटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है डायग्राम की। तो बच्चे ये फ्लक्स का फॉर्मूला किसी का भी जोड़िए। तो ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फाई की वैल्यू को बच्चे इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपके पास आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां अब आपके पास ये अगला स्टेप जो आ चुका है, इसके द्वारा देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा। तो आपके पास बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ चुका है, ये बड़े वाले स्फीयर का आया था, गॉसियन सरफेस का, आउटसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द शेल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो आ गया है, ये स्फीयर का है, आउटसाइड द शेल वाला। बट अभी ये पूरा आंसर नहीं है, इसमें एक चीज और पुट करनी होगी आपको। आप जानते हो थ्योरी में मैंने शुरू में बोला था सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद हो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q अपॉन A होता है। बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आएगी इस फॉर्मूले के अंदर, अभी यहाँ पे एंड नहीं करने के हो, यहाँ भी सिग्मा और लेकर आना होगा। तो सबसे पहले अब मुझे बताइए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्चुअल स्फीयर की होती है या फिर हाइपोथेटिकल सरफेस की होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंस का मतलब जो चीज पूरी पूरी भरी हुई होती है, जिसमें मैटर होता है, वो डेंस होता है। तो डेंसिटी बच्चे इमेजिनरी की कभी हो ही नहीं सकती, डेंसिटी केवल किसकी होती है? एक्चुअल पार्ट की। तो साफ जाहिर है सरफेस चार्ज डेंसिटी ये कैपिटल आर वाले स्फीयर जिसपे प्लस चार्ज दिया था, जो एक्चुअल स्फीयर था, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों। तो यहां पर एरिया 4 पाई स्मॉल आर ना रखकर 4 पाई आर स्क्वायर रखना, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्चुअल स्फीयर की होती है, हाइपोथेटिकल वाले की नहीं होती, क्योंकि वो इमेजिनरी कोई डेंसिटी डेंस थोड़ी होता है। ओके, एक्चुअल पार्ट ही डेंस होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो अब यहां इस क्यू की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना, फाइनल आंसर आपके पास आउटसाइड द स्फीयर वाला आंसर आ जाएगा। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बेटा क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये तो हो गई आपकी क्यू की वैल्यू, अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटसाइड द स्फीयर वाला कैलकुलेट होकर आ चुका है। ओके, ये है फाइनल आंसर जिसे हम आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं था, काफी आसान डेरिवेशन है। इसमें ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट को सॉल्व करने में ही थोड़ी मेहनत करनी है। बेटा इसका जो बी और सी पार्ट है ऑन द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत आसान है, वो हार्डली 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मेनली यही डेरिवेशन था, इसको अच्छे से आपको समझना था। तो इस डेरिवेशन में सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर वाले पर
छोटा फ्लक्स निकाला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स निकाला। टोटल फ्लक्स के बाद बचे एरिया ऑफ द स्फीयर, बड़ा वाला स्फीयर जो था उसका एरिया रखा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देन गॉस की थ्योरम है, ये गॉस का एप्लीकेशन है, गॉस की थ्योरम पुट कर दी, सॉल्व करके यहाँ तक हो गए हम। फिर इसके बाद Q की वैल्यू पुट करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, Q अपॉन A। बस इतना याद कर लेना, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा एक्चुअल स्फीयर की होती है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे स्मॉल आर कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। फिर कभी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हाइपोथेटिकल सरफेस की नहीं होती बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा एक्चुअल स्फीयर की होती है, जो डेंस होता है एक्चुअल में। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ इस बात को। तो अब आपके पास ये आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। चलिए अब इसका बी पार्ट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर या फिर शेल। तो ये आपका ऑन द स्फीयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सीधी सिंपल सी बात है। यहाँ पर डायग्राम सब बच्चों को पता है, मैंने डायग्राम मिटा दिया क्योंकि अब बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या होंगे इस कंडीशन में? इक्वल। याद है, स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल होंगे कब? जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर निकालनी है। तो जो गॉसियन सरफेस हमने लिया था आउटसाइड द स्फीयर, वो एक्चुअल स्फीयर पे बनेगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएंगे? जो बाहर की तरफ आपने पॉइंट लिया था वो अंदर इसके सरफेस पर आ जाएगा। तो कैपिटल आर और बचे स्मॉल आर, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जल्दी से बस इसी में वैल्यू पुट कर दो। अब आपके पास ऑन द सरफेस, सही है, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाइनल आंसर कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द स्फीयर। अब इसका थर्ड पार्ट तो और भी आसान है, उसका तो डायरेक्ट सब बच्चे आंसर जानते हैं। थर्ड पार्ट इनसाइड द स्फीयर, कोई बच्चा बताएगा इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बिल्कुल सही, वेरी गुड, जीरो होता है, जीरो। और जीरो क्यों होता है उसका भी रीजन बताएंगे हम। तो इनसाइड द स्फीयर, बच्चों स्फीयर मैं आपके सामने बना देता हूं। याद रखना, स्फीयर के अंदर एक्चुअल में चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज एक्चुअल में होता कहां है? सरफेस पर। मैंने आपको बताया था जब किसी भी मेटल के सरफेस को बेटा चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो चार्ज, और ऐसे एज्यूम होता है जैसे मान लो सेंटर पर हो, लेकिन सेंटर पे चार्ज प्रैक्टिकली नहीं होता। तो इनसाइड द स्फीयर चार्ज कितना होता है? जीरो। तो जब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वाला, तो फाई तो गॉस के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा था, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इनसाइड द स्फीयर चार्ज इज जीरो। बच्चे जब क्यू की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए भी अपॉन में जाके जीरो हो गया। तो फाइनली ई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? जीरो। तो ये है वो तरीका। तो सबसे पहले याद रखना, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? बिकॉज इनसाइड द स्फीयर चार्ज इज जीरो। ओके, चार्ज होता ही नहीं है, और चार्ज के जीरो होने की वजह से ही इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। तो ये था आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये आपका बच्चे 3 मार्क्स में आता है। ओके, इसमें 1 नंबर में ग्राफ भी पूछा जाता है, और ग्राफ 100% आएगा इसका। तो वो भी 1 नंबर का ग्राफ है, वो जल्दी से मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये टॉपिक आपका थियोरेटिकली फिनिश हो गया। काफी इंपॉर्टेंट और लेंथी डेरिवेशन था, 5 मार्क्स में आया। जब भी आया ये 3 नंबर में तो बच्चे डेरिवेशन, 1 नंबर में ग्राफ, और 1 नंबर में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटा सा न्यूमेरिकल। तो देखो क्या क्या बच्चे, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर अब आपका डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म। अब मैं इस पर नोट बता के सिर्फ न्यूमेरिकल रह जाएंगे। कल मैं आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। चैप्टर खत्म हो गया है वैसे ये। तो चैप्टर फर्स्ट आपका 12th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला। क्लियर? अब देखो जरा इसका एक छोटा सा नोट देख लो। ग्राफ यहाँ पर बच्चों ये एक स्फीयर बनाया मैंने। ओके, ये जो स्फीयर आप देख रहे हो, ऊपर की तरफ जाओ वाई एक्सिस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है,
और अगर एक्स एक्सिस पे जाओ तो डिस्टेंस आर इंक्रीज होती है। तो अल्टीमेटली आपने ई और आर के बीच में ग्राफ खींचा है, और ई और आर के बीच में स्फीयर के लिए जब आप ग्राफ खींचते हो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/4πε0, जो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला था, Q/r², सबसे पहले हमारा ये तो प्रूफ हो के आया था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द स्फीयर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। लेकिन इनसाइड द स्फीयर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से यहां तक क्या रहेगी, 0। तो देखो यहां पर एक लाइन ऐसे करके खींचना ऊपर तक, फिलहाल ये लाइक दिस। अब आप यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, 0। तो ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, नो चेंज। ये वाली लाइन स्ट्रेट रहेगी, नो चेंज। जैसे ही इस वाले पॉइंट से आप आगे बढ़े, मतलब डिस्टेंस आर की वैल्यू आपने और इंक्रीज करी, अगर आर और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू अब नीचे की तरफ आने लगेगी, लाइक दिस, ऐसे ये। ओके, तो ये ग्राफ अब नीचे की तरफ आएगा। और ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू देखिए जैसे जैसे बढ़ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था। ओके, अब आप कहोगे सर ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 0 यहां शो करा हुआ है। ओके, इसे हम ऊपर भी तो कर सकते थे, बिल्कुल सही कर सकते थे। कई बुक्स में ये स्फीयर बेटा यहां बनाया हुआ है, ऐसे देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, कई बुक्स में यहां बनाया हुआ है ऐसे। ओके, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो 0 है ना। जैसे जैसे आर बढ़ा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत। तो कई बुक्स में ऐसे बना हुआ है, यूजुअली ज्यादातर जो हमारे पास एस एल अरोरा की बुक है, प्रतीक की है, उसमें लाइक दिस ये वाला डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो यहां से डैश डैश करके आपने यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखना है। ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, तो ये E = 0 दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से यहां तक भी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे इस पॉइंट से आगे की तरफ आप आर की वैल्यू बढ़ाते हो, आर के बढ़ते जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ बनाओ बेटा, या ये वाला, दोनों एक ही है। ओके, मैंने नोट्स में ये वाला बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द एस एल अरोरा। तो फाइनली आपको मैंने ये तीनों एप्लीकेशन करा दिए गॉस के। थियोरेटिकली आपका बेटा चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे। ओके, क्योंकि आज कराऊंगा तो आपकी केमिस्ट्री की टाइमिंग है, तो केमिस्ट्री की टाइमिंग ओवर हो जाएगी नहीं तो।